वेल स्टूडेंट्स, सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को ले रहे हैं आज। इसमें टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मीन्स ऐसी वो सारे तरीके जिनसे वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं प्लांट्स और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। इसमें फर्स्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। फ्लावर्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अपने उसी फ्लावर के पिस्टल पर जर्मिनेट होने के लिए इनकम्पेटिबल होते हैं, मतलब उस पर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं और सेल्फ स्टेराइल बोलेंगे उसको या सेल्फ इनकम्पेटिबल बोलेंगे। अगर वो अपने ही प्लांट के स्टिग्मा पर अगर लैंड भी कर जाते हैं तो जर्मिनेट होते समय या पॉलन ट्यूब ग्रोथ के समय वो कहीं ना कहीं रुक जाता है उनका और फर्टिलाइजेशन तक वो नहीं पहुंच पाते, उनको बोलेंगे सेल्फ स्टेराइल या सेल्फ इनकम्पेटिबल। सो केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रमोट होता है उससे। एग्जाम्पल हो गए टोबैको और पोटैटो। सेकेंड है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट टाइम पर मेच्योर होते हैं। स्टेमन और पिस्टल का मेच्योरेशन अलग अलग टाइम पर होता है। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हैं इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और एग्जाम्पल है क्रूसीफेरी फैमिली जैसे मस्टर्ड, और इनमें हनी बी से ही पॉलिनेशन होता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। थर्ड आता है हार्कोगैमी। हार्कोगैमी मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन और पिस्टल बैरियर का काम करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। और ऑर्किड्स में तो ऐसा होता है कि जो स्टेमन पिस्टल होते हैं और पेटल्स कभी कभी वो इंसेक्ट की शेप के होते हैं और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उससे क्रॉस पॉलिनेशन ही कैरी आउट होता है, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। फोर्थ इज डाइक्लिंग और यूनिसेक्सुअलिटी। इसमें फ्लावर्स जो हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फ्लावर्स होंगे या फीमेल फ्लावर्स होंगे तो केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। जैसे पपाया, पपाया में मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग होते हैं और केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। कैस्टर, मेज, इनमें यूनिसेक्सुअलिटी होते हैं। एक होता है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली मतलब स्टाइल की लेंथ अलग अलग होती है, हाइट अलग अलग होती है और उससे सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है, नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल हुआ प्राइमुला वल्गैरिस। और सिक्स्थ है प्रीपोटेंसी, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो हैं दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर रैपिडली जर्मिनेट कर पाते हैं और अपने उसी प्लांट के स्टिग्मा पर नहीं जर्मिनेट कर पाते जल्दी से और उससे क्रॉस पॉलिनेशन कैरी आउट होता है। एग्जाम्पल हो गए एप्पल और ग्रेप्स, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाता है ड्यू टू प्रीपोटेंसी। तो ये 6 डिवाइसेस हो गई या तरीके हो गए जिनसे केवल आउट ब्रीडिंग ही पॉसिबल है। आउट ब्रीडिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। अब आता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए, पॉलन ग्रेन्स पिस्टिल पर लैंड करने के बाद पिस्टिल और पॉलन के बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है और केमिकल्स का सिक्रीशन होता है और उससे डिसाइड होता है कि वो पॉलन उस पिस्टिल पर जर्मिनेट हो पाएगा कि नहीं, उसका एंड रिजल्ट होता है। इन सारी इंटरेक्शंस को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसका रिजल्ट ये होता है कि राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स ही केवल स्टिग्मा पर अलाउ करने के जर्मिनेशन के लिए अलाउ होते हैं और अनडिजायर्ड पॉलन, क्योंकि स्टिग्मा तो एक्सपोज्ड होता है और कोई भी प्लांट का पॉलन उस पर गिर जाएगा लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है और इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल कंपैटिबिलिटी। जो इनकम्पेटिबल होते हैं वो जर्मिनेशन के लिए अलाउ नहीं होते हैं और अगर जर्मिनेट हो भी गए तो पॉलन ट्यूब स्टाइल में ग्रो करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो जाके रुक जाएगी और अबॉर्ट हो जाएगी। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इसका अगर केमिकल इंटरेक्शन का पता लग जाए, अभी तक नहीं जानकारी हो पाई है, अगर पता लग जाए तो हम चाहें जो प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट करा पाएंगे और जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है वो इजी हो जाएगा आर्टिफिशियली कराना और उससे बहुत सारे हाइब्रिड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।
नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। पॉलन ट्यूब जब ओवरी में एंटर कर जाती है, ओवरी में एंटर करने के बाद अगर ओव्यूल तक पहुंच गई तो फर्टिलाइजेशन कैरी आउट होता है। देखिए पॉलन ग्रेन्स या तो 2 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पर, या 3 सेल्ड स्टेज में। अगर 2 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन तो उसमें एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल फर्दर माइटोसिस से 2 मेल गैमेट बनाती है और वो 2 मेल गैमेट फिर फर्दर एंटर करते हैं और ओव्यूल में रिलीज होते हैं। अगर वो पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में ही ट्रांसफ़र हुआ है स्टिग्मा पर तो उसमें ऑलरेडी 2 मेल गैमेट पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ट्यूब ओवरी में एंटर करने के बाद ओव्यूल में एंटर करती है माइक्रोपाइल के थ्रू। माइक्रोपाइल ओव्यूल में एक ओपनिंग होती है और एक सिनर्जिड, जो कि अंदर 2 एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। सिनर्जिड के ऊपर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पॉलन ट्यूब को और पॉलन ट्यूब सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में बस्ट हो जाती है जाकर के और अपने 2 मेल गैमेट रिलीज कर देती है। उसमें से एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज़ करता है और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं सिंगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो सेंट्रल सेल में जो प्रेजेंट होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, उनके साथ फ्यूज़ करके फ्यूजन से ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEC बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है। सिंस द लेटर इन्वॉल्व इन फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और 2 फिनोमिना ये हो गई एक साथ, एक तो जाइगोट का बनना उसको बोलेंगे सिंगैमी और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का बनना उसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, और इन दोनों को एक साथ बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंजियोस्पर्म्स का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रिपल फ्यूजन होना। ना अब इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा देख लेते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स हैं और ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये पूरा ओवरी है। पॉलन ग्रेन्स कुछ ये हो सकता है दूसरे स्पीसीज़ के हों जो कि जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं, ये थोड़ा जर्मिनेट हुआ है और ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बना के जर्मिनेट होके और ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से होकर के और ये ओवरी में एंटर कर गई है। ये अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल का ही नीचे की तरफ माइक्रोपाइल है, ये बाहर इंटेगुमेंट, ये न्यूसिलस और ये सेंटर में ये इसके एम्ब्रियोसैक बना हुआ है। एम्ब्रियोसैक का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट अब जब पॉलन ट्यूब आती है उसमें 2 मेल गैमेट हैं और वो मेल गैमेट यहाँ सिनर्जिड के पास रिलीज हो जाते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। ये बीच में एग सेल है। अब ये सिनर्जिड एग सेल यहाँ से एक मेल गैमेट इस एग सेल के एग न्यूक्लियस से फ्यूज़ हो जाएगा और जाइगोट बनाएगा और दूसरा मेल गैमेट इन 2 सेंट्रल सेल के 2 ये पॉलन न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो जाएगा और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जो कि ट्रिप्लॉइड होगा। और ये 3 एंटीपोडल्स हैं, इनका फंक्शन अभी नॉन नहीं है, इट इज़ नॉट नॉन। ओके, सो इसके बाद में ये जो ओव्यूल है इससे सीड बन जाएगा और ये ओवरी डेवलप हो जाएगा फ्रूट में। एक बीच में एक फिनोमिना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, अभी हम बात कर रहे थे। अगर कोई भी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाए तो नए हाइब्रिड्स बनाने में हेल्प मिलेगी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब हम जिसके पॉलन चाहें उसके दूसरे डिज़ायर्ड प्लांट के पिस्टिल पर गिरा दें और उससे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो जाए। उसमें 3 मेन स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल उसमें से स्टेमन को रिमूव कर दिया जाता है और फिर उसको कवर कर देते हैं। कवर करने का जो काम है वो बटर पेपर से या पॉली बैग से करते हैं और उसको बोलते हैं बैगिंग। कवर करने के फिनोमेना को बोलते हैं बैगिंग। सो सेकंड स्टेप बैगिंग हो गया। फर्स्ट वाज इमैस्कुलेशन और एक थर्ड भी होता है टैगिंग। टैग कर देते हैं, टैगिंग कर देते हैं ताकि वो ये पता चल जाए कि हमने कब रिमूव किया था, किस डेट को और कौन से पॉलन से फिर शेड किया। बीच में उस
बैग को हटा करके और पॉलन्स उस पर स्टिग्मा पर डाल दिए जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो जाए। तो ये 3 स्टेप हो गए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ डेवलप होती हैं, एक तो होता है एंडोस्पर्म, दूसरा होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में से कौन पहले डेवलप होगा, ये इस बात से डिसाइड होता है कि इम्पॉर्टेंट पहले कौन है। एंडोस्पर्म है, क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को, तभी एम्ब्रियो डेवलप होगा। सो पहले बात करते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। जो मेल गैमिट था एक, वो सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर के ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी थी, या उसके अंदर था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फिर कंटिन्यूअस माइटोसिस करती है, ये ट्रिप्लॉइड होगी और माइटोसिस डिवीजन कंटिन्यूसली करेगी और उससे बहुत सारे न्यूक्लियाई पहले बनेंगे, मतलब केवल न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, और उससे एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाएगा। जैसे जो कोकोनट वाटर होता है, नारियल का पानी, वो एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। बाद में ये फ्री न्यूक्लियाई फिर सेल वॉल फॉर्मेशन के कारण बहुत सारी सेल बन जाती हैं और उससे सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। कैसा एंडोस्पर्म? सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी किसी किसी में काफ़ी समय तक रहता है। अब इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा देख लीजिए। ये एक जाइगोट है और ये फ्री न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस हैं। ये एंडोस्पर्म पहले डेवलप हो रहा है, इसमें 5 न्यूक्लियस और 6 न्यूक्लियस बन जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। देखिए ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया। और ये जाइगोट या ऊस्पोर भी एक सिंगल डिवीजन से, माइटोसिस से डिवाइड होता है और 2 सेल बना लेता है। ये अपर सेल है, ये लोअर सेल है। अपर सेल इधर होती है, लोअर सेल उधर है। और ये फिर अपर सेल लोअर सेल, इसको एपीजियल हाइपोजियल और बोलेंगे। ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और ये चारों तरफ एंडोस्पर्म, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया एंडोस्पर्म में, तो इसको बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलप हो गया। सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया है। अब ये जो एम्ब्रियो है, उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्या इसमें और क्या चेंजेस होते हैं। एंडोस्पर्म यूजुअली ट्रिप्लॉइड होता है, और सबसे हाईएस्ट प्लॉइडी जो है देखी जाती है एरम मैकुलेटम में। एंडोस्पर्म का काम है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस एम्ब्रियो को ये धीरे धीरे घेर लेता है और एम्ब्रियो इसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है। सो ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और इम्पॉर्टेंट काम है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सो एंडोस्पर्म हो गया। जैसे एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा होता है और काफ़ी डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद ये एम्ब्रियो भी सिंगल सेल से 2 सेल, 2 से मैनी सेल्स में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को देखते हैं। जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग सेल से जो बना था, एग सेल जाइगोट बना था, वो अब सेल वॉल अपने चारों तरफ सिक्रीट कर लेता है। डाइकॉट में जो जाइगोट है वो डिवाइड होकर के एक अपर सेल और एक लोअर सेल बनाता है। लोअर सेल जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ होती है और एक माइटोसिस से लगातार डिवाइड होकर के ट्रांसफर सेक्शन से एक सस्पेंसर बना लेती है। और जो अपर सेल होती है वो एंटीपोडल्स की तरफ होती है, मतलब एंडोस्पर्म में धंसी हुई होती है, और वो उसको एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। एम्ब्रियोनल सेल ही आगे चल के एम्ब्रियो को केवल बनाएगी। जो सस्पेंसर होगा वो उसको न्यूट्रिशन ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसको हाउस्टोरियम बोलते हैं, या वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब करके और एम्ब्रियो तक पहुंचाती है। वाइल इट्स टर्मिनल सेल, किसके टर्मिनल सेल? जो शुरू में बना था अपर सेल लोअर सेल, उसको हाइपोफाइसिस सेल बोलते हैं, और वो रेडिकल बनाती है आगे चल के, जो एम्ब्रियो के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। अपर सेल
लोअर सेल के बाद अपर सेल थी जो कि एंटीपोडल की तरफ थी, वो एम्ब्रियो सेल भी उसको बोलते हैं, और वो बड़ी होकर के रिपीटेडली डिवाइड होती है और 2 टीयर्स में सेल अरेंज होती है। उसमें एपीबेसल सेल जिनको जो कि टर्मिनल होती हैं, और हाइपोबेसल सेल मतलब सस्पेंसर की तरफ होती है। इसमें से जो एपीबेसल सेल है वो 2 कॉटिलिडन बना देती है और प्रोम्यूल बना देती है। एपीबेसल सेल जो अपर टायर होता है डाइकॉट्स में, और एक कॉटिलिडन बनाती है मोनोकॉट्स में। कौन? एपीबेसल सेल। और जो हाइपोबेसल सेल है वो हाइपोकोटाइल बनाती है, जो टिप को छोड़ करके हाइपोकोटाइल बनाती है। हाइपोकोटाइल क्या होता है? एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या होते हैं? देखिए, जैसे ये एक डाइकॉट एम्ब्रियो है, ये इसके कॉटिलिडन है, ये प्लम्यूल है, और ये दूसरा कॉटिलिडन है, और ये एम्ब्रियो का रेडिकल है। इसमें अब ये 2 कॉटिलिडन है, ये प्लम्यूल है, इसके पीछे का ये जो सेल होगा इसको बोलेंगे एपिकोटाइल। एपिकोटाइल। और यहाँ से कॉटिलिडन अराइज हुए हैं, और इसके नीचे का पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल मतलब पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस जस्ट बिलो फ्रॉम वेयर द कॉटिलिडन्स अराइज, बिलो दैट, और जस्ट अबव दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जस्ट प्लम्यूल के पीछे का पोर्शन होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। प्लम्यूल है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये रेडिकल है, दिस इज रेडिकल जहाँ से रूट डेवलप होती है, और ये कॉटिलिडन है। सो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल आर इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, डाइकॉट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, 2 कॉटिलिडन होते हैं, और मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो है 1 कॉटिलिडन होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो पोर्शन अबव होता है कॉटिलिडन के उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, और जो बिलो होता है कॉटिलिडन जहाँ से जुड़े होते हैं उसके नीचे का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल प्लम्यूल में टर्मिनेट होता है और हाइपोकोटाइल रेडिकल में टर्मिनेट होता है। हाइपोकोटाइल पीछे रेडिकल बनाता है और एपिकोटाइल आगे प्लम्यूल बनाता है, राइट। ओके, प्लम्यूल जो है वो शूट बनाएगा और रेडिकल जो है वो रूट टिप बनाएगा। डाइकॉट में और मोनोकॉट एम्ब्रियो में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक मैच्योर जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है उसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है और उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम, स्पेशल नाम है स्क्यूटेलम। सिंगल कॉटिलिडन जो होता है मोनोकॉट एम्ब्रियो में उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। और इससे लोअर पोर्शन ऑफ स्क्यूटेलम इज कॉल्ड एज पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द रेडिकल विच बियर एपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें, और रूट कैप होती है एट द लोअर एंड। रेडिकल और रूट कैप भी एनक्लोज होते हैं कॉलियोराइजा में, जो कि कवरिंग है, अनडिफ्रेंशिएटेड पार्ट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियोनल स्टेज में। और एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अबव पार्ट होता है कॉटिलिडम स्क्यूटेलम के ऊपर का उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल जो है वो शूट एपेक्स में डेवलप होता है बाद में जाके, और उस एपिकोटाइल में कुछ लीफ प्राइमोडिया भी एनक्लोज्ड होते हैं जो बाद में लीफ बनाएंगे, लीफ बनाते हैं। ओके, अब आता है सीड। सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओव्यूल ही, मेच्योर ओव्यूल को सीड बोलते हैं। सीड अब कुछ पोर्शन जो कि फ्लावर में डेवलप हो जाते हैं। ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बना लेती है, ओवरी जो है फ्रूट बना देती है। ओव्यूल के ऊपर जो इंटेगमेंट्स थे वो सीड कोट बना देते हैं। आउटर इंटेगमेंट टेस्टा बनाता है, इनर इंटेगमेंट टेगमेन बनाता है। आउटर लेयर और इनर लेयर ये दोनों मिलके सीड कोट हो गए और ओव्यूल कंप्लीट सीड में डेवलप हो जाता है। सीड 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है एल्बुमिनस सीड्स, मतलब इसमें एंडोस्पर्म रहता है स्टोर फूड के फॉर्म में, और एंडोस्पर्म मेच्योर सीड में भी प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। डाइकॉट में ऐसे प्लांट के एग्जांपल हैं कैस्टर, पॉपी, कस्टर्ड एप्पल। और मोनोकॉट में इसके एग्जांपल हैं सीरियल्स, मिलेट्स और शुगर केन। सीरियल्स जिनको हम कंज्यूम करते हैं और खाते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ये सब मोनोकॉट सीरियल्स हैं और इनमें
स्टार्च होता है जो कि एंडोस्पर्म में होता है, एंडोस्पर्म के फॉर्म में होता है, इसलिए हम उनको स्टेपल फूड के रूप में खाते हैं। एक होते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं इनको। दे डू नॉट हैव एंडोस्पर्म इन मेच्योर सीड, और उसके एग्जांपल हो गए डाइकॉट्स में जितनी भी दाल होती हैं पल्सेस, ग्राम, पी, बीन्स और मस्टर्ड, मैंगो, इन सब में कॉटिलिडन होते हैं, एंडोस्पर्म नहीं होता है। सो इनको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस सीड्स। मोनोकॉट में एग्जांपल होंगे ऑर्किड्स और एलिस्मा। एक टर्म होती है पेरिस्पर्म। कभी कभी जैसे एक जो ओव्यूल था, ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल स्पोरोजेनस टिश्यू से डेवलप हुई और उसके चारों तरफ वाला पोर्शन क्या था, न्यूसीलस था। फिर ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाए, एक केवल फंक्शनल रहा, 3 डिजनरेट हो गए, और फिर इस मेगास्पोर से एक क्या डेवलप हो गया, ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में सेंट्रल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पर जाइगोट बन गया। जो न्यूसीलस है और ये जो ओव्यूल होगा, ये कंप्लीट ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है। अगर इसके चारों तरफ ये न्यूसीलस पोर्शन, ओव्यूल का पोर्शन न्यूसीलस अगर रहता है, अगर न्यूसीलस मेच्योर सीड में भी रहता है तो उसको हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। ठीक है, पेरिस्पर्म मीन्स, और उसका एग्जांपल होगा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, उसमें न्यूसीलस रहता है। रिमेन ऑफ न्यूसीलस प्रेजेंट इन मेच्योर सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। अच्छा, जैसे सीड मेच्योर होते हैं तो उस पर सीड कोट हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है और डॉर्मेंट हो जाता है, मतलब काफ़ी समय तक वो वाइएबल रहते हैं लेकिन जर्मिनेट नहीं होते हैं जब तक उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। फेवरेबल कंडीशन आने के बाद जो डॉर्मेंसी ख़त्म हो जाती है तो वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर एंटर करता है उनमें माइक्रोपाइल के थ्रू और जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, सीड जर्मिनेट कर जाता है। ये एक मेज सीड है, ये एक प्रोटीन लेयर है चारों तरफ, ये एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, बीच में एंडोस्पर्म है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसका, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये कॉलियोप्टाइल है, प्रम्ब्यूल है, फिर नीचे रेडिकल है और कॉलियोराइजा है, ये साइड में जो सिंगल कॉटिलेडन है दैट इज़ कॉल्ड स्क्यूटेलम। तो ये मोनोकॉट सीड का एक क्रॉस सेक्शन हुआ, मोनोकॉट सीड। अब आते हैं हम फ्रूट पर। फ्रूट्स, ओवरी मैच्योर होकर के फ्रूट बनाती है, मतलब ओवरी फ्रूट में मैच्योर होती है। ट्रू फ्रूट्स एक होते हैं जिनमें केवल ओवरी ही राइपन होकर के फ्रूट बनाती है, उनको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे कुकुम्बर, टोमेटो, कोकोनट, ये सब ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं। एक होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट मतलब जब ओवरी के अलावा अगर कोई और पार्ट, पर्टिकुलरली थैलेमस, अगर फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, या कैलिक्स का, पेटल्स का कोई पोर्शन करता है, कोरोला या कैलिक्स अगर करते हैं तो वो उसको बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल हो गया एप्पल, कैशूनट, स्ट्रॉबेरी, ये सब फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। एक होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, मतलब ओवरी अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में डेवलप हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और उसके एग्जाम्पल हैं ऑरेंज, वाटरमेलन, बनाना, ग्रेप्स। ये पार्थेनोकार्पिक फॉर्म से, पार्थेनोकार्पी से डेवलप किए जाते हैं। ये नेचुरली भी पार्थेनोकार्पी हो सकती है और कभी कभी ये इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली भी की जाती है, उसको कॉस्ट को इम्प्रूव करने के लिए या उसके मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए। सीड के एग्जाम्पल, सीड की इम्पॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज, सीड का सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक तो सीड जो है वो डॉर्मेंट फॉर्म में प्लांट्स को कई साल तक बनाए रखता है। एक सीड्स जो हैं वो उसमें फूड रिजर्व्स होते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए उसमें रिजर्व फूड मटेरियल एंडोस्पर्म के फॉर्म में या कॉटिलेडन के फॉर्म में होता है। जो सीड कोट होता है वो स्पोरोपोलानिन, उसमें एक केमिकल होता है जो कि पॉलन ग्रेन की एक्साइन में भी होता है, और ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंटल चेंजेस से और वैगरीज से। सीड्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट हैं, इसलिए वो
डाइवर्सिटी को या वेरिएशन को एनवायरनमेंट में बढ़ाते हैं। सीड्स का जो सीड्स बहुत सारे प्लांट्स के जो सीड हैं वो ऑयल का सोर्स है, जैसे मस्टर्ड है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, और उनसे बेवरेजेज भी बनते हैं और फाइबर्स मिलते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट उनसे बनते हैं। और जो सीड्स वाइबल रहते हैं और जर्मिनेट करने में प्लांट को हेल्प करते हैं, मतलब कई साल तक वो डोरमेंट स्टेज में वाइबल रहते हैं। वाइबल मतलब जो सीड जर्मिनेट हो सके बाद में, उनको वाइबल बोलते हैं। सो ये सब सिग्निफिकेंस हो गया वाई सीड इज़ इम्पॉर्टेंट। और लास्ट टॉपिक आता है अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखिए अपोमिक्सिस एक फिनोमिना है। जनरली क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो फॉर्म होने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है। अब अगर किसी भी ओव्यूल में किसी डिप्लॉयड सेल से बिना फर्टिलाइजेशन या बिना जाइगोट फॉर्म हुए, बिना गैमीट फ्यूजन हुए अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है, सीड फॉर्मेशन हो जाता है एसेक्सुअल फॉर्म से। ये एसेक्सुअल हुआ क्योंकि इसमें गैमेटिक इन्वॉल्व नहीं हुआ। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड अपोमिक्सिस, और इस तरह के सीड्स को बोलेंगे अपोमिक्टिक सीड्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह से ही होता है, बट इट प्रोड्यूसेस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के इसमें सीड फॉर्मेशन होता है। और जहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस से गैमीट बनते हैं मियोसिस से, और फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उससे एम्ब्रियो बनता है, उसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, और इसको बोलते हैं अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमीट नहीं होता, लेकिन जाइगोट बन जाता है किसी भी दूसरे सेल से। जैसे न्यूसिलस की डिप्लॉयड सेल डेवलप हो जाए, जैसे कोई सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो जाइगोट में डेवलप हो जाए, उन सब को बोलेंगे अपोमिक्सिस। और कई तरीके इसके हो सकते हैं। कोई सोमेटिक सेल, बॉडी सेल भी कोई डेवलप हो सकती है। अपोमिक्टिक प्लांट्स के एग्जाम्पल हुए सिट्रस, कैक्टेसी फैमिली, ग्रास फैमिली और पार्थीनियम, जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, एक वीड होता है। अपोमिक्सिस जो है वो इनडेफिनिट मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर किसी अच्छी वैरायटी के क्रॉप में अगर अपोमिक्टिक सीड्स तैयार किए जा सकते हैं इंड्यूस करके, अपोमिक्सिस इंड्यूस करके, तो उनको वापस से नेक्स्ट ईयर ग्रो किया जा सकता है। और काफ़ी कॉस्ट जो है, जो कि समय और पैसा बचाया जा सकता है, जो कि क्योंकि हाइब्रिड क्रॉप्स को तैयार करने में 5 to 10 ईयर्स लगते हैं, तो वो समय और कॉस्ट बचाई जा सकती है अगर अपोमिक्सिस से सीड तैयार हो जाएं तो। और ये फेवरेबल है। द सेम वेराइटी कैन बी मेंटेन फॉर मैनी जनरेशन्स, क्योंकि ये एसेक्सुअली फॉर्म होता है और इसमें कोई भी वेरिएशन अगले जनरेशन में नहीं आते हैं। तो ये तो था अपोमिक्सिस। अब आता है पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं तो उसको पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब ये हो सकता है अगर जाइगोट में क्लीवेज हो जाए, जाइगोट ही एक जाइगोट मान लीजिए ये है, ये जब दो सेल में माइटोसिस से डिवाइड हुआ तो ये दोनों सेल अलग अलग हो जाएं, ये अलग और ये अलग अलग हो गई, और इससे एक नया एम्ब्रियो बन गया और इससे एक और एम्ब्रियो बन गया, तो दो एम्ब्रियो बन गए। हो सकता है कि ये भी आगे जाके दो अलग अलग सेल बन जाएं और 4 एम्ब्रियो बन जाएं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। और इसमें सिनर्जिड सेल भी हो सकती है, डेवलप हो जाए एम्ब्रियो में, डिप्लॉयड हो तो। एग यूजुअली सिनर्जिड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक भी बन सकते हैं। अगर दो मेगास्पोर मदर सेल फंक्शनल रह जाती हैं तो दो एम्ब्रियो सैक बन जाएंगे, तो उसमें दो जाइगोट बनेंगे, तो उसमें दो एम्ब्रियो बाद में डेवलप हो जाएंगे एक ही ओव्यूल में, तो इसको बोलते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी। इसका एग्जाम्पल हुआ सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस, अगर लेमन के सीड को हम स्क्वीज़ करके देखें तो उसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हमें आसानी से मिल जाएंगे। पॉली एम्ब्रियोनी जनरली देखा जाता है सिट्रस फ्रूट में और ऑरेंजेस में। सो इट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2
इसमें और भी कोई अगर डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको फिर से जानना है या हेल्प लेनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।